हेलो टू एवरीवन। देखिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा 11th क्लास जो केमिस्ट्री में हमारा, वो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एटम्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स कितनी फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको कि जो है एटम किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उसका किस तरीके का उनका मास है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो रहेगा एलिमेंट के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर, मिक्सचर्स के ऊपर, टाइप ऑफ मिक्सचर्स के ऊपर, और उसके बाद सॉल्यूशंस के बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एलिमेंट की। देखिएगा, जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है। एलिमेंट हमारे पास, ये मानिए कि आप एक सब्सटेंस है, एलिमेंट हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसमें कि केवल एक ही टाइप के एटम्स होंगे। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स आपका एटम से मिलके बना होगा। एलिमेंट आपका एटम से मिलके बना होगा और एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि एक ही टाइप के, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। जैसे आप जानते हैं एलिमेंट्स, आप जानते हैं हमारे पास अभी 118 एलिमेंट हमें पता है। टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिनमें से 94 के करीब हमारे नेचुरली हैं, बाकी मैन मेड हैं। तो एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल में 10th क्लास में अच्छे से पढ़े हुए हैं। एलिमेंट्स को जो हमने 4 ब्लॉक्स में, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक में, एच ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सभी एलिमेंट्स को अच्छे से हम स्टडी करते हैं। तो एक ही टाइप के एटम्स होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी नेचर, सभी की जो नेचर होगी, जो साइज होगा, वो सभी का एक होगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट जिन एटम से मिलके बना होगा, उनका साइज, उनकी नेचर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सभी एक जैसे होंगे। तो एलिमेंट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, तो एलिमेंट हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो वो एलिमेंट है। एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़े हैं, 118 होंगे। 4 ब्लॉक्स में स्टडी करते हैं और जो आने वाले चैप्टर उनमें और डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो टॉपिक है हमारे पास, वो है सब्सटेंस। देखिएगा, सब्सटेंस क्या है हमारे पास। सब्सटेंस ये होगा कि हमारे पास जो एटम्स होंगे, आप ये मान सकते हैं कि सब्सटेंस के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम हो वो तो हुआ एलिमेंट, और जिसमें ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। देखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसी तरीके से H2O वाटर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एग्जाम्पल्स आपके पास सब्सटेंस के। देखिएगा, एक से ज़्यादा एटम हो ना यहाँ पे, एक तो एटम हुआ यहाँ पे सोडियम का, दूसरा हुआ आपका क्लोरीन। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, वाटर है तो यहाँ पे एलिमेंट एटम्स हुए, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स भी हैं और ऑक्सीजन के एटम भी हैं। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के एटम भी हैं, कार्बन के एटम भी हैं और ऑक्सीजन के एटम भी हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं आपके किसी भी सब्सटेंस में। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्सचर की। देखिएगा, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी रेशो में मिक्सअप कर देते हैं तो हमारा मिक्सचर बनता है ना। जैसे मान लीजिए हमने मिक्सचर को समझना है, तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, और अगर कंपोजिशन सेम नहीं होगा तो वो हेट्रोजेनियस होगा। उसको भी अच्छे से समझाएंगे अभी आपको। पहले आप एक बार इसकी जो है डेफिनेशन को डिटेल से समझ लीजिए।
when we mix up two or more different substances in any ratios then mixture are formed। मान लीजिए एक एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पे कि मैंने वाटर लिया, जैसे मैंने वाटर लिया और उसके अंदर मान लीजिए मैंने शुगर को ऐड कर दिया, चीनी मिला दी, तो आप देखेंगे कि जो चीनी है वो वाटर के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपको चीनी और वाटर में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, आपको चीनी अलग से दिखाई नहीं देगी पूरी तरीके से मिक्स होने के बाद। यानी कि जो रेशो होगी वो अपने आप में फिक्स हो जाएगी वहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर के अंदर आप जानते हैं काफ़ी सारी गैसेज हैं, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। जैसे अगर आप जानते हैं यहाँ पे CO2 भी होगी हमारे पास प्रेजेंट, वो 0.003 के आसपास होगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी होगी, वो हमारे पास लगभग 21% होगी। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन है वो लगभग 78% होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गैसेज की जो परसेंटेज है वो फिक्स है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो आप ये मान लीजिए जैसे सॉइल है हमारे पास, ज़मीन है, मिट्टी है, तो वहाँ पे ये किससे मिलके बनी होती है सॉइल हमारी। देखिएगा इसमें डिफरेंट सिलिका के कुछ सब्सटेंसेस होंगे, सिलिका होगा। इसके अंदर आप देखिएगा लीफ जो है, पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, वो भी मिल जाते हैं। काऊ डंग जो होता है, जैसे आप जानते हैं जब खेतों में आप गोबर का खाद डालते हैं तो वो भी एक क्या होता है, ज़मीन का ही पार्ट हो जाता है। काऊ डंग या बफेलो डंग आप बोल सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ये हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर हुआ, क्योंकि हो सकता है पत्तों की संख्या ज़्यादा हो जाए वहाँ पे, हो सकता है वहाँ पे काऊ डंग की संख्या ज़्यादा हो जाए, या और कुछ पार्टिकल्स होंगे ज़मीन के, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए। तो ये यहाँ पे इसका जो कंपोजिशन है वो बदलता रहेगा, तो इसको हमने बोला हेट्रोजीनियस। इसी तरीके से आप वाटर के अंदर मान लीजिए आप वाटर का सॉल्यूशन ले लो, पानी ले लो किसी बर्तन में, और उस पानी के अंदर आप मान लीजिए मिट्टी मिला दो, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी हमारा हेट्रोजीनियस ही होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा मास और वेट के बारे में, कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो देखिएगा, मास आप सभी जानते हैं कि किसी भी मैटर के अंदर, मान लीजिए मैटर प्रेजेंट, ये मान के चलिए आप मैटर प्रेजेंट कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, तो वही उसका क्या होगा, वही तो उसका मास होगा, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। देखिएगा मैटर का मतलब क्या, जैसे हम हैं, हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलके बना है, सेल्स से मिलके बना है, टिश्यूज से मिलके बना है, फिर स्केलेटन्स है, हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, बोन्स मैरो है, ब्लड भी है। तो हमारी कई सारी जो हमारी बॉडी है वो कई सारी चीज़ों से मिलके बनी है। तो अगर देखिएगा जिसके अंदर ये जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, अब जैसे किसी की हाइट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके अंदर मैटर भी ज़्यादा होगा, मांस वगैरह ज़्यादा होगा, तो उसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अब जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मास कम होता है, उसका मास कम होने का मतलब उसके अंदर मैटर कम होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर मैटर की जो प्रेजेंस है या मैटर का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा, तो उसका मास और ज़्यादा होता जाएगा। इस तरीके से मास उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा। आप और भी तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे आपके पास एक 20 किलोग्राम का कोई वेट है, 20 किलोग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास, मान लीजिए लोहे का आपके पास कोई बट्टा ही है, एक तो 20 किलोग्राम का बट्टा है लोहे का, तो उसके अंदर मैटर ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा है। जबकि अगर मान लीजिए कोई
100 ग्राम का बट्टा भी होगा, तो 100 ग्राम के बट्टे के अंदर मैटर कम होगा तो उसका मास भी कम होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेट की, तो वेट एक्चुअली में क्या है, वेट है हमारे पास जो ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाती है। ग्रेविटी का मतलब हमारी अर्थ है, वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो वो जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को खींचेगी उसको हम बोलते हैं वेट। तो देखिएगा कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, कई बार हम ये बोल देते हैं कि आपके अंदर कितना वेट है। तो देखिएगा वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेट एक्चुअली में क्या है, एक फोर्स है, जबकि मास हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है। किसी भी अमाउंट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर प्रेजेंट होगा उसका कितना अमाउंट है। आप देख सकते हैं कि मास हमेशा कांस्टेंट होगा। आपका ध्यान रखिएगा, मास हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर तो चेंज नहीं होगी ना, लेकिन वेट आपका बदलता रहेगा। प्लेस टू प्लेस, हर जगह पे अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वेरिएबल है। ग्रेविटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। ये आगे आप पढ़ेंगे आने वाले यूनिट्स में। ग्रेविटेशन की जो यूनिट है आपकी 6th यूनिट है फिजिक्स में, वहाँ पे आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटी जो है हमारे पास वो वेरिएबल है, हर जगह पे अलग अलग है। अर्थ के पॉइंट टू पॉइंट अलग है। हाइट पे जाएंगे तो अलग होगी, जब डेप्थ में जाएंगे, अर्थ के नीचे जाएंगे तो अलग होगी। मीन्स ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिएगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जब हमने बात की थी मिक्सचर्स में, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपने चीनी को मिला दिया पानी के अंदर, तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा जिसमें कि दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे। देखो, अगर वो रिएक्ट कर जाएंगे तो कुछ अलग ही चीज़ बन जाएगी। हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा केमिकल बने जो एयर के अंदर गैस ही बन के उड़ जाए, तो फिर वो तो वहाँ पे रहेगा ही नहीं। देखिए, नॉन रिएक्टिंग इसलिए बोला क्योंकि अगर वो रिएक्ट करेंगे, अगर वो रिएक्ट कर जाएंगे तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे बन जाएंगी। इसलिए हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या लेना है, सॉल्यूशन के अंदर हमने दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस लिए। ध्यान रखिएगा, दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस लिए हैं। अब ये जो सॉल्यूशन होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि इसके दो पार्ट होंगे, एक तो सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा। अब जो पार्ट कंपोनेंट है सॉल्यूशन का सॉल्वेंट, तो जो कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वाटर, जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर लिया था और उसके अंदर मैंने शुगर को ऐड किया, तो यहाँ पे जो बना वो, जैसे हमारे पास शुगर सॉल्यूशन बना यहाँ पे, तो यहाँ पे बना हमारा शुगर सॉल्यूशन। तो ये तो हुआ सॉल्यूशन। अब इसके अंदर अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, मान लीजिए हमने वाटर एक्सेस में लिया है, तो ये वाटर होगा यहाँ पे आपका सॉल्वेंट, और जो आपका शुगर है वो रहेगा आपका सॉल्यूट। तो आई होप स्टूडेंट ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। तो देखिएगा, आज हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले एलिमेंट क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कंपाउंड्स क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मिक्सचर्स क्या है। डिफरेंस आप इनकी डेफिनेशन से बता सकते हैं। एलिमेंट में केवल एक ही टाइप के एटम होंगे, कंपाउंड में एक से ज़्यादा होंगे, और जब काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को हम एक साथ मिला दें तो मिक्सचर बनेंगे। अब मिक्सचर दो टाइप के हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस के अंदर कंपोजिशन सेम होगा, हेट्रोजीनियस के अंदर अलग अलग होगा। उसके बाद बात की हमने मास और वेट के ऊपर। मास क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मैटर है, जबकि वेट अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो वेट है। उसके बाद हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए, साथ साथ अपने नोट्स भी आप बनाते रहें। तो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में इतना ही।
कल फिर एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।